हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू एग्जामस्टर। मैं हूं विकास स्मिथ और आज हम पढ़ेंगे झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद रांची वार्षिक परीक्षा मॉडल प्रश्न पत्र सत्र 2023 से 24। विषय है हमारा अकाउंटेंसी। चलिए हम अपने इस क्वेश्चन को देखते हैं। हाँ, अगर आप हमारे इस चैनल पर न्यू आए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यहाँ आपको कॉमर्स से रिलेटेड बहुत सारे वीडियो उपलब्ध मिलेंगे जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की ओर आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में क्या लिखता है कि पुस्तपालन एवं लेखाक्रम की प्रथम पुस्तक कब प्रकाशित हुई। वेन द फर्स्ट बुक ऑन बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी वाज पब्लिश्ड। अगर आप लोग इसको पढ़े होंगे इस चैप्टर को तो आपको पता है कि इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका 1494। ठीक है, कौन सा होगा? तो 1494 ये आपका राइट आंसर है, याद रखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखता है, 2 लाख रुपए मूल्य के माल के विक्रय के बाद वित्तीय वर्ष के अंत में अंतिम रहतिये का शेष 10,000 रुपया था या एक डॉट डॉट है। एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर आफ्टर सेल ऑफ गुड्स वर्थ रुपीज 2 lakhs देयर वाज ए क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रुपीज 10,000 दिस इज। ये क्या है ये आपको बताना है, जो 10,000 रुपये बचे हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन आपके पास एक घटना है, एन इवेंट, एक लेन देन, ए ट्रांजेक्शन, एक लेन देन के साथ एक घटना यानी कि ए ट्रांजेक्शन एज वेल एज एन इवेंट, और नाइदर ए ट्रांजेक्शन नोर एन इवेंट यानी कि ना एक लेन देन है और ना ही एक घटना। तो यहां आप लोग एक बात ध्यान रखिएगा, ठीक है, कि ट्रांजेक्शन क्या होता है और इवेंट क्या होता है। ठीक है, ट्रांजेक्शन बाहरी लेन देन होता है, जैसे किसी को रेंट दिए, है ना, मजदूरी दिए, माल परचेज किए। ठीक है, तो हम लोग उसको ट्रांजेक्शन समझेंगे। और अगर फर्म के अंदर या कंपनी के अंदर लेन देन होता है, ठीक है, बाहरी वातावरण से वो जुड़ा नहीं रहता है, तो वैसे कंडीशन में आपको एक घटना मानना है यानी कि एन इवेंट मानना है। तो यहाँ पे अंतिम रहती है जो बच गया ये हमारा क्या होगा, एक घटना होगा। ठीक है, तो ये ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर आते हैं। देखिए इसमें क्या लिखता है, अचल संपत्ति में सम्मिलित होते हैं यानी कि फिक्स्ड एसेट्स इंक्लूड। क्या इंक्लूड होता है फिक्स्ड एसेट्स में? तो अंतिम स्टॉक यानी कि क्लोजिंग स्टॉक, अंतिम भुगतान यानी कि पेमेंट इन एडवांस, सॉरी अग्रिम भुगतान, फिर है फर्नीचर, और लास्ट में है आपका रोकड़ यानी कि कैश। तो आपको क्या बोला कि फिक्स्ड एसेट्स में क्या सम्मिलित होता है। फिक्स्ड एसेट्स के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि वह संपत्ति जो मूल्यवान होती है, जिसको बेचने के उद्देश्य से हम लोग नहीं खरीदते, व्यवसाय में उसका यूज होता है, जिससे हमारा लाभ क्या होता है, इंक्रीज होता है। ठीक है, और जनरली 1 साल से ज्यादा के लिए हमारे पास होता है। तो वैसे ही संपत्तियों को हम लोग क्या बोलते हैं, फिक्स्ड एसेट्स। तो उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ देखेंगे कौन सा इसका आंसर होगा। तो क्लोजिंग स्टॉक नहीं होगा, पेमेंट इन एडवांस ये भी नहीं होगा, और फर्नीचर ये होगा, कैश नहीं होगा। क्लोजिंग स्टॉक भी आपका करंट एसेट्स है, ये भी करंट एसेट्स है, और ये भी आपका करंट एसेट्स है। तो राइट आंसर आपका फर्नीचर हो जाएगा। ठीक है, करंट एसेट्स में क्या होता है, 1 साल के अंदर कैश में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, और वो कम मूल्यवान होता है, और वो लाभ को मेंटेन करने के लिए होता है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम 4 की ओर आते हैं। इसमें क्या लिखता है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यय नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्सपेंस। इसमें से क्या बोल रहा है कि कौन सा खर्च नहीं है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो सैलरी ये हमारा खर्च होता है, रेंट भी खर्च होता है, ठीक है, परचेज भी खर्च होता है, ये तीनों का तीनों हमारा नॉमिनल अकाउंट में आता है। ठीक है, तो इसमें खर्च कौन सा नहीं है, तो ड्राइंग हमारा खर्च नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ड्राइंग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखता है, एक व्यवसायी द्वारा लेखांकन के किस स्वरूप को अपनाया जाता है, विच फॉर्म ऑफ अकाउंटिंग इज एडोप्टेड बाई ए बिजनेसमैन। ठीक है, तो कोस्ट अकाउंट फर्स्ट ऑप्शन है आपके पास, कोस्ट अकाउंटिंग यानी कि लागत लेखांकन। सेकंड ऑप्शन है आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग। थर्ड ऑप्शन है आपके पास टैक्स अकाउंटिंग, और फोर्थ ऑप्शन है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो एक बिजनेसमैन के लिए फाइनेंशियल अकाउंटिंग को अडॉप्ट किया जाता है। ठीक है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर आते हैं। इसमें क्या लिखता है, स्टॉक के मूल्यांकन के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। ठीक है,
स्टॉक के मूल्यांकन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है, ये आपको बताना है। तो फर्स्ट है आपका एक बार इंग्लिश भी पढ़ देते हैं ना। इसमें क्या रहता है, विच ऑन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विथ रिगार्ड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक टू वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक। तो फर्स्ट ऑप्शन आपके पास है कॉस्ट प्राइस यानी कि लागत मूल्य पर, मार्केट प्राइस यानी कि बाजार मूल्य पर। थर्ड ऑप्शन है लागत या बाजार मूल्य दोनों में से जो कम हो यानी कि कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर, और लागत या बाजार मूल्य दोनों में से अधिक हो, कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस विच एवर इज हायर। तो यहां याद रखिएगा कि हरदम स्टॉक का जो मूल्यांकन होता है वो इस पे होता है कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर, जो दोनों में से कम रहेगा कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस, उसी पे हम लोग क्या करते हैं, स्टॉक का मूल्यांकन करते हैं। तो आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर आते हैं। इसमें क्या लिखता है कि सतत व्यवसाय अवधारणा के अनुसार व्यवसाय की इकाई चालू रहेगी अकॉर्डिंग टू गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट्स द बिजनेस एंटिटी विल कंटिन्यू टू एग्जिस्ट। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन है आपके पास अनिश्चित काल तक, सेकंड ऑप्शन है अस्थायी रूप से यानी कि इनडिफिनिटली, परमानेंटली और टेम्पररी और नन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा ये आपको बताना है, और आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपना जवाब भी सबमिट कर सकते हैं। इससे आपको पता चलेगा कि आपकी तैयारी किस लेवल पे हो रही है ना, आपको और कितनी आवश्यकता है पढ़ने की। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ये अनिश्चित काल तक। याद रखिएगा, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट जो होता है, ये हमारा गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट वो क्या बताता है कि व्यवसाय अनिश्चित काल तक चलेगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर आते हैं। इसमें क्या लिखता है, दोहरा लेखा प्रणाली के जनक लुकास पेसियोली निवासी थे। फादर ऑफ डबल एंट्री सिस्टम लुकास पेसियोली वाज एन इनहेबिटेंट ऑफ। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है आपके पास फ्रांस के थे, इटली के थे, ब्रिटेन के थे और अमेरिका के थे। तो आपको पता है ये कहाँ के थे, इटली के थे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर आते हैं। दोहरा लेखा प्रणाली में प्रत्येक सौदे के पहलू यानी कि पक्ष होते हैं। इन डबल एंट्री सिस्टम एवरी ट्रांजेक्शन हैज डॉट 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 एक्सपेक्ट्स। तो कितने एक्सपेक्ट्स होते हैं, तो इसमें 2 एक्सपेक्ट्स होते हैं। ठीक है, यानी कि 2 पहलू होते हैं, एक डेबिट और एक क्रेडिट। आई क्वेश्चन नंबर 10 की ओर आते हैं। लेखांकन की नकदी आधार के अंतर्गत व्ययों का लेखा किया जाता है। अंडर द कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग एक्सपेंस आर रिकॉर्डेड ऑन पेमेंट यानी कि भुगतान किए जाने पर, व्यय देय होने पर, माल के विक्रय होने पर और इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट जो आंसर होगा वो होगा भुगतान किए जाने पर, ऑन पेमेंट। ठीक है, लेखांकन के नकदी आधार के अंतर्गत व्ययों का लेखा कैसे होता है, जब उसको हम लोग पे कर देते हैं। ठीक है, तो इसका राइट कौन सा आंसर हो जाएगा, ए नंबर यानी कि भुगतान किए जाने पर। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। इसमें क्या लिखता है, मशीन का नकदी क्रय यानी कि परचेज ऑफ मशीन फॉर कैश क्या होता है। अगर हम मशीन का नगद में खरीद रहे हैं तो हमारे बिजनेस में इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। तो फर्स्ट ऑप्शन है आपके पास कुल संपत्तियों को घटाता है, डिक्रीज टोटल एसेट्स। कुल संपत्तियों में कोई परिवर्तन नहीं होता, कीप टोटल एसेट्स अनचेंज्ड। और कुल संपत्तियों में वृद्धि होती है, इंक्रीज टोटल एसेट्स और नन ऑफ द एबव, इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता है एक तरफ क्या होता है, अगर हम कोई संपत्ति को खरीद रहे हैं तो हमारे पास से कैश जाता है और दूसरा संपत्ति आता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, कुल संपत्ति में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ना ये बढ़ेगा और ना ही घटेगा, क्योंकि एक तरफ हमारे पास से कैश जा रहा है और दूसरी तरफ से हमारा क्या हो रहा है, संपत्ति आ रहा है। तो दोनों का दोनों क्या है, संपत्ति ही तो है। ठीक है, तो इसलिए बी आपका राइट आंसर होगा। 12 नंबर पे देखते हैं, डेबिट इनमें से क्या संकेत देता है। ठीक है, डेबिट जो है इनमें से क्या संकेत देता है ये आपको बताना है। तो पहला है इंक्रीज इन एसेट्स, डिक्रीज इन लायबिलिटीज और डिक्रीज इन कैपिटल और ऑल ऑफ दीज, इनमें से सभी। तो इसका राइट जो आंसर होगा वो होगा ऑल ऑफ दीज। ठीक है, इसमें अगर आप जो देखे होंगे खाता जो 5 प्रकार से डिवाइड करते हैं ना, उसमें जब आप देखेंगे, जैसे देख लेते हैं थोड़ा सा, जैसे मान लीजिए कि एसेट्स होता है। ठीक है, एसेट्स होता है, उसके बाद एक्सपेंस होता है। ठीक, और इधर होता है आपका इनकम, उसके बाद इनकम के बाद आपका कैपिटल और फिर होता है लायबिलिटीज। तो इसमें क्या होता है कि अगर इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, एसेट्स या एक्सपेंस, तो हम लोग डेबिट करते हैं, और अगर डिक्रीज हो रहा है तो क्रेडिट करते हैं, और जस्ट इसमें उल्टा करते हैं, है ना। अगर इंक्रीज हो रहा है तो उसको हम लोग क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। ठीक है, और अगर डिक्रीज हो रहा है तो उसको हम लोग क्रेडिट करेंगे। ठीक है, उल्टा तो नहीं लिख रहे, हाँ
वही इसी इसका जस्ट उल्टा आपको समझना है, ठीक है, कि संपत्ति अगर इन मतलब बढ़ रहा है या एक्सपेंस बढ़ रहा है तो हम लोग डेबिट कर देंगे, और घट रहा है तो क्रेडिट करेंगे। और यहाँ पे क्या होगा, बढ़ेगा तो उल्टा हम लोग क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, और घटेगा तो डेबिट करेंगे, ठीक है। अब इस रूल के अकॉर्डिंग अगर हम यहाँ देखें तो संपत्ति में वृद्धि डेबिट ही होगा, है ना, देख लीजिए। दायित्व में कमी, ये भी डेबिट होगा, ठीक है, यहाँ पे डेबिट ये। और पूंजी में कमी, ये भी आपका डेबिट इंडिकेट कर रहा है, तो इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 13। इसमें क्या लिखता है, अव्यक्तिगत खातों को वर्गीकृत किया जा सकता है, इम्पर्सनल अकाउंट में बी क्लासिफाइड इनटू 4 पार्ट, 8 पार्ट, 2 पार्ट और नन ऑफ दिस। तो आपको पता है 2 पार्ट, ठीक है, एक होता है आपका पर्सनल और दूसरा होता है इम्पर्सनल। पर्सनल में सिर्फ पर्सनल हो जाता है, ये 3 भाग में बढ़ता है, ठीक है, आर्टिफिशियल, नेचुरल और रिप्रेजेंटेटिव। और ये आपको 2 भाग में बढ़ जाता है, रियल और नॉमिनल, ठीक है। रियल भी आपको 2 भाग में बढ़ जाता है, टेंजिबल और इनटेंजिबल। और ये आपका होता है एक तरफ एक्सपेंस को दिखाते हैं और एक तरफ इनकम को दिखाते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, 2 भाग, यानी कि सी नंबर, ठीक है। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या लिखता है, स्वामी का खाता डॉट 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 है, क्या है, तो प्रोप्राइटर्स अकाउंट इज रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, नन ऑफ दिस। तो इसका राइट आंसर होगा पर्सनल अकाउंट, क्या होगा, पर्सनल अकाउंट, ठीक है। आइए 15 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें क्या लगता है, मुन्ना को नगद बेचे गए माल के लिए डेबिट किया जाता है। मुन्ना को हम बेच रहे हैं माल, है ना, कैसे बेच रहे हैं, नगद में बेच रहे हैं। तो जब नगद में बेच रहे हैं तो हमारे पास क्या होता है, कैश आएगा, है ना, और टू क्या करेंगे, सेल्स करेंगे। तो डेबिट किसको करेंगे, कैश को करेंगे। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा बी, ठीक। आइए 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या लिखता है, व्यक्तिगत खाता का संबंध है, पर्सनल अकाउंट इज रिलेटेड टू, पर्सनल अकाउंट किससे संबंधित है, तो एसेट्स एंड लायबिलिटी से तो नहीं है, एक्सपेंस एंड लॉस एंड इनकम से भी नहीं है, तो किससे, कस्टमर और क्रेडिटर से। तो ये और ये वाला तो होगा ही नहीं, ठीक है। अगर हम इसकी बात करें तो ये आपका रियल में चल जाता है, ये नॉमिनल में जाता है, और ये किस में जाएगा, पर्सनल में जाएगा, ठीक है। तो राइट आंसर आपका सी होगा। 17 देखते हैं, जर्नल तैयार करते समय इनमें कितने खाने बनाए जाते हैं, ठीक है। पहला ऑप्शन आपका 7, 3, 5 और 4। तो आपको पता है इसका 5 होगा। पहला क्या होता है, डेट का, फिर क्या होता है, पार्टिकुलर का, फिर क्या होता है, एलएफ का, और फिर होता है आपका डेबिट अमाउंट, और फिर होता है क्रेडिट अमाउंट। तो ये 5 कॉलम हो गए, 1 2 3 4 5। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अवास्तविक खाते में डेबिट शेष प्रदर्शित करता है। अवास्तविक खाते में डेबिट शेष क्या प्रदर्शित करता है, कौन सा खाता में, नॉमिनल अकाउंट में। तो अभी हम लोग यहाँ पे एक देखे ना, अभी आपके सामने यहाँ पे लिखे थे हम लोग, ये है ना। तो अवास्तविक खाता यानी किसका, और डेबिट शेष क्या प्रदर्शित करेगा, तो संपत्ति का क्या हो, ये संपत्ति का बढ़ना और लायबिलिटीज का भी बढ़ना, सॉरी एक्सपेंस का बढ़ना, ठीक है। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या लिखता है, तो यहाँ पे आपका क्या लिखता है कि अवास्तविक खाते का डेबिट शेष क्या प्रदर्शित करेगा, तो एक्सपेंस प्रदर्शित करेगा, ठीक है। क्या प्रदर्शित करेगा, प्रदर्शित करेगा यानी कि रिप्रेजेंट करेगा, तो एक्सपेंस, ये याद रखिएगा, ठीक है। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। बोलता है अंतर जातीय लेन देन की दशा में कर लगाया जाता है। इन केस ऑफ इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन द टैक्स दैट शैल बी लीव्ड इज आईजीएसटी यानी कि इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, सीजीएसटी यानी कि ये सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, और ये आपका हो जाता है ये यूटीजीएसटी, ठीक है। तो इसमें से राइट कौन सा होगा, क्या लगाया जाता है, इंटर स्टेट जब ट्रांजेक्शन होगा तो कौन सा लगता है, ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा आईजीएसटी। अगर एक स्टेट से दूसरे स्टेट के लेन देन होता है तो वहां पे हम लोग आईजीएसटी लगाते हैं, और एक स्टेट के अंदर लेन देन होता है तो ये दोनों लगता है सीजीएसटी और एसजीएसटी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं 20 नंबर क्वेश्चन। इसमें कहता है व्हाट इज ए लेजर, लेजर क्या है, तो सब्सिडरी बुक है, मेमोरेंडम बुक है, प्रिंसिपल बुक है और नन ऑफ दिस। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, प्रिंसिपल बुक है ये हमारा, ठीक है। कैसा बुक है, प्रिंसिपल बुक है, कौन, तो लेजर, जिसको हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, खाता बही, ठीक है। समझ में आ रहा है ना, अगर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। यहाँ पे क्या लिखता है 21 नंबर क्वेश्चन, ऋणी तथा धनी मदों को रोजनामचा से उनके खाते में या खाता बही में हस्तांतरित करने की प्रक्रिया जानी जाती है। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग द डेबिट एंड क्रेडिट आइटम फ्रॉम ए जर्नल टू देयर रिस्पेक्टिव अकाउंट्स इन द लेजर इन टर्म्स, ये टर्म्ड एज पोस्टिंग है, परचेज है, बैलेंस ऑफ एन अकाउंट है, नन ऑफ दिस। इसका राइट आंसर होगा पोस्टिंग करना,
ठीक है, जर्नल से जब हम लोग लेजर में लिखते हैं तो उसको क्या बोलेंगे, खतौनी करना बोलते हैं, और इंग्लिश में उसको पोस्टिंग करना बोलते हैं। ठीक है, चलिए 22 नंबर क्वेश्चन की ओर आते हैं। प्राप्त चेक लेकिन अगले दिन जमा किया जाना तो लेखा किया जाता है। एक चेक प्राप्त हुआ लेकिन हम उसको अभी बैंक में जमा नहीं किए हैं, ठीक है, अगले दिन जमा करेंगे, तो अभी हमारे पास है तो हम उसको कैसा मानते हैं, कैश के रूप में मानते हैं। तो हम लोग क्या लिखेंगे, इन कैश कॉलम में, और किस में लिखेंगे, कैश बुक में लिखेंगे। तो इसका राइट जो आंसर होगा वो होगा ए नंबर। ठीक है, याद रखिएगा। अगर हम लोग चेक को उसी दिन जमा कर देते तो कहाँ लिखते हैं, बैंक का कॉलम में लिखते। अभी चेक हमारे पास है तो क्या लिखेंगे, कैश का कॉलम में। बैंक खाते का जमा शेष दिखाया जाता है। क्रेडिट बैलेंस ऑफ बैंक अकाउंट इंडिकेट्स डिपॉजिट विथ बैंक, ओवरड्राफ्ट फ्रॉम बैंक, ठीक है, और बोथ ए एंड बी और नन ऑफ दिस। तो इसका राइट आंसर होगा ये, ओवरड्राफ्ट ऑफ बैंक। अभी हम पीछे वाला फॉर्मेट बताए ना आपको, तो उसके अकॉर्डिंग आप मिला के देखिएगा। यहाँ पे क्या आंसर होगा, ओवरड्राफ्ट फ्रॉम बैंक। तो 23 का बी नंबर आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। बिक्री वह बही है, बिक्री बही का उपयोग डॉट 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 के अभिलेखन हेतु किया जाता है। सेल्स बुक इज यूज टू रिकॉर्ड ऑल सेल्स ऑफ गुड्स। सभी प्रकार के गुड्स को बेचेंगे तो हम लोग क्या सेल्स बुक में लिखेंगे, नगद उधार कुछ भी, तो ये गलत हो गया है ना। यहाँ पे सेल्स बुक में कौन सा लेखा करते हैं, जो उधार में माल बेचते हैं, वो भी क्या बेचते हैं, तो माल, कोई एसेट बेचेंगे तो लेखा नहीं करेंगे, है ना। और यहाँ पे क्या बोला, ऑल सेल्स ऑफ गुड्स, सभी प्रकार का गुड्स सेल करेंगे तो यहाँ तो कैश भी हो सकता है, तो ये गलत हो जाएगा। ऑल क्रेडिट सेल्स, ऑल सभी प्रकार का क्रेडिट सेल्स, तो यहाँ संपत्ति भी तो आ सकता है, तो क्या उसको भी लिख देंगे, नहीं, तो ये भी हमारा गलत हो गया। ऑल क्रेडिट सेल्स ऑफ एसेट्स अदर देन गुड्स, क्या बोलते हैं, माल को छोड़कर संपत्तियों के सभी उधार बिक्रियां, तो ये तो पूरा गलत हो गया। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑल क्रेडिट सेल्स ऑफ गुड्स। माल बेचेंगे पर कैसा, उधार माल, वहां एसेट्स का लेखा जोखा हम लोग नहीं करते। हम लोग सब्सिडी बुक में डिवाइड करते हैं ना जर्नल को, तो आपको पता है कितने भाग में बांटते हैं और कौन कौन सा लेखा करते हैं। ठीक है, चलिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर, सॉरी डी। एक मिनट, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 25। उधार पर क्रय किए गए माल को डॉट 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 में लिखा जाता है अगर हम गुड्स को परचेज कर रहे हैं, कैसे, क्रेडिट। ठीक है, तो कहाँ लिखा करेंगे, परचेज बुक में करेंगे, सेल्स बुक में करेंगे, कैश बुक में करेंगे और जनरल प्रॉपर में करेंगे। तो किस में करेंगे, परचेज बुक में करेंगे, क्योंकि सेल्स बुक में सेल्स से रिलेटेड लेखा करेंगे। अगर कैश में लेन देन करते तो कैश बुक में करते हैं, और जनरल प्रॉपर में जो सातों सब्सिडी बुक में किसी में नहीं आता उसको हम लोग कहाँ लिखते हैं, जनरल प्रॉपर में लिखते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं, और ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। अच्छा, इसका आंसर आप लोगों को यहाँ से लगा देते हैं ना, ये। ठीक है, आइए 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या कहता है, रोकड़ बही के अनुसार अनुकूल शेष का अर्थ है। फेवरेबल बैलेंस इन कैश बुक मीन्स, पहला ऑप्शन है आपके पास रोकड़ बही के अनुसार डेबिट शेष, यानी कि डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, पासबुक का डेबिट शेष, डेबिट बैलेंस ऑफ पासबुक, और रोकड़ बही के अनुसार जमा शेष यानी कि क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक, और इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, रोकड़ बही के अनुसार डेबिट शेष। ठीक है, रोकड़ बही के अनुसार डेबिट शेष, ये इसका राइट आंसर है। पासबुक एक प्रतिलिपि है बैंक के बहियों में ग्राहकों के खाते की, एक कस्टमर्स अकाउंट इन द बैंक्स बुक। दूसरा ऑप्शन है बैंक खाते से संबंधित रोकड़ बही यानी कि कैश बुक रिलेटिंग टू ए बैंक कॉलम, और फर्म की प्राप्ति एवं भुगतान खाते की, और इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट जो आंसर होगा वो होगा ए, यानी कि बैंक की बहियों में ग्राहकों के खातों की, एक कस्टमर्स अकाउंट इन द बैंक्स बुक्स। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 28 की ओर आते हैं। क्षतिपूरक अशुद्धियां मिलान को प्रभावित करती है। एक मिनट, क्षतिपूरक अशुद्धियां मिलान को प्रभावित करती है। ठीक है, तो किसका करती है, ट्रायल बैलेंस का। ठीक है, उसके बाद दूसरा है आपका बैलेंस शीट, तीसरा है दोनों में से किसी को भी नहीं और इनमें से कोई नहीं। तो किसको प्रभावित करेगी अगर ये क्षतिपूर्ति, तो इनमें से दोनों में से कोई भी नहीं। ठीक है, क्षतिपूर्ति अशुद्धि से किसी में भी प्रभाव नहीं पड़ता है, ये बात याद रखिएगा। ठीक है, चलिए 29 नंबर क्वेश्चन की ओर आते हैं। इसमें क्या लिखता है, खतौनी करने के क्रम में खतौनी करने के समय एक शून्य छूटना किस प्रकार का शुद्धि कही जाएगी। वाइल पोस्टिंग 1 0 इज मिसिंग विच एरर इज इट कॉल्ड।
क्या बोलेंगे, भूल के शुद्धि यानी कि इरर ऑफ ओमिशन, हिसाब के शुद्धि इरर ऑफ कमीशन, सॉरी यहाँ पे ओमिशन ही होना चाहिए है ना, और क्षतिपूर्ति के शुद्धि यानी कि कॉम्पनसेटिंग इरर्स, और सिद्धांत के शुद्धि यानी कि इरर ऑफ प्रिंसिपल। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, भूल के शुद्धि है ना, भूल बस छूट गया 0। ठीक है, अब 30 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए 30 नंबर क्वेश्चन पे क्या लिखता है, आप प्रचलन का मतलब मूल्य में डॉट 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 के कारण कमी होना है। ठीक है, ऑब्सोलेंस मीन्स ये डिक्रीज इन वैल्यू ड्यू टू, तो परमानेंट फॉल इन मार्केट वैल्यू यानी कि बाजार मूल्य में स्थायी कमी, भौतिक टूटफूट वियर एंड टीयर, और समय की समाप्ति पैसेज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ टाइम, और न्यू इन्वेंशंस। तो इसका राइट आंसर होगा न्यू इन्वेंशन। नए नए प्रोडक्ट अगर मार्केट में आते रहेंगे तो पुराने वाले का वैल्यू क्या हो जाता है, कम होते चला जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ये, ठीक है, यानी कि डी नंबर। अब आइए 31 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कहता है मशीन पर ह्रास डॉट 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 तिथि से शुरू हो जाता है। मशीन पे ह्रास कब से स्टार्ट होता है ना, तो डिप्रिसिएशन ऑन मशीन स्टार्ट फ्रॉम द डेट, तो इट इज परचेज, जब हम परचेज करते हैं तभी से ह्रास का गिनती स्टार्ट कर देते हैं। दूसरा ऑप्शन है आपके पास, इसके उपयोग में लाए जाने से, इट इज पुट टू यूज, जब हम उसको उपयोग करते हैं तब ह्रास लगाते हैं। इट इज इंस्टॉलेशन, जब उसको इंस्टॉल कर देते हैं यूज करने के लिए तब से ह्रास लगाते हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, इट इज पुट टू यूज, जब हम उसका उपयोग करना स्टार्ट करते हैं तब से ह्रास का काउंटिंग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। 32 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखता है, बा के खाता की जगह आ के खातों को डेबिट करना किस प्रकार की गलती है। मतलब बा के खातों को डेबिट करना था, ठीक है, डेबिट एज अकाउंट इंस्टेड ऑफ बीज अकाउंट इन ईयर ऑफ, तो ये किस प्रकार का अशुद्धि है। तो पहला है भूल चूक अशुद्धि, दूसरा है लेखांकन संबंधित अशुद्धि, तीसरा है सिद्धांत की अशुद्धि, इनमें से कोई नहीं यानी कि ओमिशन। ठीक है, यहां भी आपका वही ओमिशन है और प्रिंसिपल और नन ऑफ दिस। तो इसका कौन सा आंसर होगा, तो इसका राइट आंसर होगा यही लेखांकन संबंधी अशुद्धि। ठीक है, 33 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। राम को 500 रुपए की बिक्री की खतौनी उसके खाते में 50 रुपए की गई, जिससे प्रभावित होगा। सेल्स अकाउंट, सेल्स टू राम ₹500 पोस्टेड टू हिज अकाउंट एज 50 वुड इफेक्ट सेल्स अकाउंट, राम्स अकाउंट, कैश अकाउंट, नन ऑफ दिस। तो किस खाते पे प्रभाव होगा। तो राम को हम लोग 500 रुपए का बिक्री किया और उसके खाते में 50 दिखाएं, तो किस खाते पे प्रभाव पड़ना चाहिए। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा किसका, राम का, क्योंकि हमको 500 के स्थान पे अगर हम 50 लिख रहे हैं मतलब कितना कम लिख रहे हैं, 450 रुपए कम लिख रहे हैं, है ना। चलिए, इसके बाद लिखता है एक मशीन की मरम्मत पर 10,000 रुपए के व्यय को माना जाएगा। ठीक है, 10,000 स्पेंड ऑन रिपेयर ऑफ ए मशीन विल बी ट्रीटेड एज। अगर ये मशीन हम लोग आज खरीदते हैं और आज के डेट पे खर्च करते हैं तो हम लोग इसको क्या मानते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर मानते हैं। लेकिन ये हम ऐसा मानेंगे कि ये मशीन हमारे पास पहले से है 10,000 रुपए का और उस पर हम खर्च कर रहे हैं, तो वो हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाएगा। याद रखिएगा, पुराना मशीन है या पहले से आपके पास मशीन पड़ा हुआ और उस पर हम किसी भी प्रकार का खर्च करेंगे तो वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा। लेकिन अगर हम कोई मशीन खरीदते हैं चाहे वो पुराना ही क्यों ना हो और उसको उपयोग में लाने के लिए किसी भी प्रकार का खर्च करेंगे तो उसको हम लोग कैपिटल एक्सपेंडिचर मानेंगे। क्लियर, तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा बी। आइए 35 नंबर क्वेश्चन क्यों आता है। इसमें क्या लिखता है, यदि लागत पर लाभ 25% है तो विक्रय मूल्य पर लाभ डॉट 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 होगा। ठीक है, यदि लागत पर लाभ 25% है तो विक्रय मूल्य पर लाभ होगा। इट प्रॉफिट ऑन कॉस्ट इज 25%, देन प्रॉफिट ऑन नेट सेल्स विल बी, तो इसका राइट आंसर 20% होगा। ठीक है, कितना परसेंट होगा, 20% होगा। उसके बाद 36 में क्या लिखता है, एक तिथि विशेष पर सभी संपत्ति और दायित्व का सारांश है ट्रायल बैलेंस में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट और कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो सबका सारांश आपको कहां मिलता है, तो ये मिलता है आपका बैलेंस शीट में। ठीक है, आइए 37 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। अंतिम खाते में निम्नलिखित में से किसे शामिल किया जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन द फाइनल अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट और ऑल ऑफ दिस। तो ये क्या आएगा, तीनों आएगा, ऑल ऑफ दिस। ठीक है, प्रत्येक संयोजन का लेखा होना चाहिए, एवरी एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड ट्रीटमेंट एट ओनली वन प्लेस, टू प्लेस यानी, और फिर है मोर देन टू प्लेस और नन ऑफ दिस। तो क्या होगा इसका आंसर, टू प्लेस, दो स्थानों पे। ठीक है, जितना भी एडजस्टमेंट होता है उसका लेखा कहाँ होता है, दो स्थानों पे होता है। उसके बाद है आपका 39 नंबर क्वेश्चन। यहाँ क्या लिखता है, यदि अंतिम रहतिये तलपट में दिखाया गया है तो यह दिखाया जाएगा। अगर तलपट के अंदर क्लोजिंग स्टॉक दिखा दिया है ना, तो उसको हम लोग सिर्फ कहाँ दिखाते हैं, बैलेंस शीट में। अगर ये बाहर रहता तो हम लोग ट्रेडिंग और बैलेंस शीट दोनों में दिखाते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा सी, सिर्फ बैलेंस शीट में दिखाएंगे। और आपका ये लास्ट क्वेश्चन है ना, और ये आपका एक सेट आपको जेक के द्वारा मिला था जो कंप्लीट हो जाएगा। हाँ, अगर आपको मेरे द्वारा बताया हुआ ये वीडियो पसंद आ रहा है, अच्छा लग रहा है, तो लाइक, शेयर और कमेंट करिए, अपने दोस्तों के साथ भी साझा करिए। ठीक है, और अगर आप चाहते हैं
कि मैं इसका कंप्लीट सेशन लेके आऊँ तो आप मुझे कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताइए। जो 12th में जब आप पास होकर 11 से 12th जाएंगे तो हम ऐसे ही आपके लिए वीडियो लाते रहेंगे, ठीक है। तो मुझे कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप सूचित करिए अगर आपको अच्छा लगता है, अगर आप ऐसा वीडियो और चाहते हैं तो। चलिए तो लास्ट क्वेश्चन हम लोग 40 देखते हैं। इसमें क्या लिखता है, प्रदत्त किराया के रूप में दिखाया जाता है। प्रीपेड रेंट इज शोन एज करंट एसेट्स, करंट लायबिलिटीज, फिक्स्ड एसेट्स और इनकम, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखते हैं, करंट एसेट्स, ठीक है। आज का ही हमारा 40 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, ठीक है। आप लोग रिवीजन करिए और अच्छे से एग्जाम दीजिए। धन्यवाद।